मैं किसकी औरत हूँ? मैं किसकी औरत हूँ? कौन है मेरा परमेश्वर? किसके पाँव दबाती हूँ? किसका दिया खाती हूँ? किसकी मार सहती हूँ? ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूं। मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं। अपना खाती हूं, जब जी चाहता है तब खाती हूं। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन? संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ, मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानते। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता। सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लकपक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है। अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद। रोगी उसके जीवन के लिए फिर होश शंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूं देखो। और यह आसमान, समुद्र और इसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है। और मैं हूं अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतः अपनी। तो मेरा जन्म भोजपुर जो अब जिला है, पहले वो शाहबाद हुआ करता था। मेरा जन्म वहीं हुआ है और हुआ था। और एक संयुक्त परिवार था जिसमें मेरा जन्म हुआ। और अच्छा खाता पीता परिवार था, संपन्न, खेती बाड़ी ये सब कुछ। और ढेर सारे लोग, जॉइंट फैमिली में जैसा जानते हो कि तमाम तरह के रिश्तेदार, जो बाद में रिश्तेदार कहे जाते हैं, वो सब अपने होते हैं और साथ रहते हैं। मेरे चाचा, कई चाचा चाचियाँ, उनके बच्चे, सब हमारे कजन्स, ये सब लोग। तो बचपन की जो यादें हैं वो गांव से लेकर शहर तक फैली हुई हैं। हमारे गांव का नाम है बखोरापुर, और जो गंगा के किनारे है वो गांव। तो मुझे जो चीज़ हमेशा याद आती है वो है गंगा से आती हुई हवा, ठंडी हवा जो हम लोग के गांव की तरफ आया करती थी। मुझे याद है कि गर्मी के मौसम में वहाँ रात में चादर ओढ़ के लोग सोते थे। अभी मुझे नहीं मालूम, बहुत समय से मैं नहीं गई हूँ। तो और खूब घने घने पेड़ हमारे घर के आसपास और गांव में भी। तो ये जो आज का माहौल है ना, जिसमें चीज़ें बिखर रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। एक खुशनुमा जिसको कहते हैं माहौल था, जिसमें जंगल बचे हुए थे। और अगर जंगल को काटा भी गया तो उसमें लोगों ने बाग लगाए थे। जैसे मेरे ही बाबा के बाग थे, उसमें आम के पेड़, उसमें बेर के पेड़, जामुन वगैरह, ये सब बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स उधर थे। हमारे गांव के बगल के भी गांव के लोगों के भी ऑर्चर्ड्स थे। तो जो जंगल काटे गए होंगे, जंगल ही था वो तो सारा का सारा, उसमें पेड़ों की कमी नहीं हुई थी। वो पेड़ लगवा दिए गए थे जो फल के पेड़ हैं, जो लोगों के इस्तेमाल के लिए थे। रात का अंतस, जब हवा थोड़ी थमी तब जंगल से दूसरी आवाजें आने लगी। इतनी आवाजें की लगा वे कब की रुकी हुई थी। उनका आवाज बनना कब से बचा हुआ था। वे महज फुसफुसाहटें थीं अब तक।
जब हवा शांत हो गई, नदी बहने की आवाजें आने लगी। पानी की आवाज सुनना भी कितना रहस्यमय अनुभव हो सकता है। जबकि उसकी भयंकर मंशा को झेल चुके थे बगल के गांव में रहने वाले परिवार। बाढ़ में बह गए थे बूढ़े, बच्चे, जानवर। अभी पानी कुछ कहने को है कि वह इतना प्रलयकारी नहीं, न प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमारे भीतर है, बहुत भीतर। अभी हवा बिल्कुल शांत है। अभी किसी की देह में एक कायनात करवट ले रही है। कोई पुरानी वासना सरसरा रही है। एक आवाज भीतर से उठ रही है, रात तक रुको। उसके अंतस को देखना है तो रात तक रुको। ऊपर तारों की छतरी को तनने दो, चांद को सरकने दो बाईं तरफ थोड़ा। आने दो बाहर नृत्य करने उस काले पक्षी को जो रात का पक्षी है, अप्रतिम, अपने सौंदर्य में भयावह। अभी हवा जरूर चल पड़ी है। एक दूसरी आवाज फिर से आ रही है, सन सन सन। क्या तुम्हें मालूम है, इसका अर्थ सिर्फ आत्मा जानती है। देह को भी इसका पता नहीं। वह बस सिहरती है किसी प्रेम की अनुभूति में। प्रेम, मगर किसका, किससे? तो मुझे प्रकृति से जो लगा, मेरी कविताओं में जो लगातार तुम पाओगे कि प्रकृति से एक बहुत ही आत्मीय संबंध उसके साथ जो है, उसका कारण यही है कि आप रोज उन पेड़ों को देखते हैं, उनसे होकर आती हुई हवा को महसूस करते हैं, उनके पत्तों को हवा में बजते हुए सुनते हैं। शीशम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सब बड़े पेड़ हुआ करते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स को कहा जाता है। तो इन सब पेड़ों से मेरी बहुत वैसी ही आत्मीयता रही जैसे कि मेरे घर के अपने लोगों से, या हमारे घर में जो लोग काम करने आते थे। अक्सर मैंने उन लोगों को देखा कि दोपहर के वक्त में जाके पेड़ के नीचे उसकी जड़ों पर चादर बिछा के सो गए। इतना सुंदर संबंध था प्रकृति के साथ। गरीबी भी थी क्योंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, आप जानते हैं, और जाति प्रथा का असर ये है कि एक तबका गरीब ही रहा है, जिसकी जाति नीची जाति है, जिसकी उसके हिस्से में जमीन वमीन कुछ नहीं, कम, बहुत कम, वो दूसरों पर आश्रित रहे। लेकिन उनके बारे में भी मैं ये कह सकती हूँ कि प्रकृति उन्हें भी उसी तरह से प्यार करती रही जैसे बाकी लोगों से, उनको भी उसका सहारा मिलता रहा था। ये मेरा देखा हुआ है। कुल मिलाकर के गांव का ये जो वातावरण था, और उसके बाद शहर, आरा शहर, जहाँ पर मेरे चाचा जो वकील थे, हैं अभी भी, वो रहते थे, और वहाँ पर एक अपना एस्टैब्लिशमेंट था परिवार का। तो हम लोग आरा शहर और गांव के बीच में, लेकिन हमारे पिता यहाँ नहीं रहते थे, हमारे पिता विदेश में रहते थे। तो हम 3 भाई बहन, अपने चाचा चाची, बाबा दादी, जो हमारा जो परिवार था उसमें हम लोग रहते थे। और उन लोगों से माता पिता से मुलाकात होती थी जब वो आते थे। हमारे 2 भाई वहाँ रहते थे जहाँ मेरे पिता रहते थे। खास करके ज़्यादातर समय उन्होंने मिडिल ईस्ट में बिताया। तो जैसे कि एक मूवमेंट भी था हम लोग के जीवन में, और एक स्थिरता भी थी। और ये एक बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है जो मेरी राइटिंग में बहुत हद तक दिखता है। कहीं भी मेरी राइटिंग एक एकांत खोजती है, जो वो एकांत नहीं जिसको हम बुर्जुआ एकांत कहते हैं, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सिर्फ आधारित हो, ऐसा एकांत नहीं, बल्कि एक ऐसा सामूहिक अस्तित्व, सह अस्तित्व प्रकृति और मनुष्य और दूसरे जीवों के साथ का, जहाँ पर एक संतुलन हो। तो उस तरह का कुछ मैं हमेशा खोजती रही, अपनी राइटिंग में भी मैं उसको पाने की कोशिश करती रही हूँ। तो ये सब आया हमारे परिवेश से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी अगर ये संभव था तो आगे भी संभव होगा, क्योंकि ये कोई सिर्फ सपना नहीं है, ये इसको घटित होते हुए मैंने देखा है अपने जीवन में। तो एक तो ये है हमारे बचपन का, उसी में पढ़ाई लिखाई,
और ऑब्वियसली जैसे मैं बता रही हूँ कि गांव में भले हम लोग जाते हों, मुझे बहुत प्यार हो, मैं वहाँ रहती नहीं थी, रहती थी मैं शहर में ही। फिर शहर में भी मैं स्कूल में हॉस्टल में रहती थी, हम लोग सभी लोग हॉस्टल में पढ़ते, तो हमारी जो शिक्षा है वो भी अलग हो रही थी हमारे परिवेश से। और इस तरह से एक अजीब किस्म का ग्रोथ, जिसमें स्थानीयता भी है और एक उससे दूरी भी है। तो जो हमारी शिक्षा है वो हमें, जो कहते हैं, एक उन्नत होते हुए देश का जो भविष्य हो सकता है उसकी तरफ हम जा रहे थे पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन हमारा परिवेश अभी भी गांव कस्बा ये सब था, तो दोनों चीज़ें उसमें थी। और हम जितनी जल्दी इसको पार कर रहे थे, पार कर जाना चाहते थे, उसी में हम लोग सबको अपनी भलाई भी देखते थे कि हमें पता था कि मुझे आराम नहीं रहना है, पढ़ने लिखने की खास उम्र के बाद मुझे यहाँ से निकल ही जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश स्ट्रक्चर्ड है, संरचित है, उसमें गांव की नियति यही है कि उसको बदल जाना है। हमने जिस पूंजीवादी विकास का मॉडल अख्तियार किया, तो उसमें शहरीकरण ही विकास का प्रतीक बना। और इसीलिए ये नॉस्टैल्जिया हो सकता है कि एक नॉस्टैल्जिया की तरह काम करता है गांव जाना ये वो, लेकिन यथार्थ क्या है कि आप उस गांव से दूर जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक में है, तर्क है, इस देश के तर्क में ये स्थित है। हम चाह करके भी नहीं गांव में जा सकते, रह सकते, वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वहाँ पर गरीबी है, किसान बहुत अमीर नहीं है इस देश का, जो एवरेज औसत किसान है वो अमीर नहीं है, और जो उन्नत किसान है, संपन्न किसान है, वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं रखेगा। समझ रहे हो? तो ये एक अंतर्विरोध है। उसी अंतर्विरोध की सच्चाई को लेते हुए मेरा विकास हुआ। स्त्री सच है, चारों तरफ नींद है, प्यास है हर तरफ, जागरण में भी, उधर भी जिधर स्वप्न जाग रहे हैं, जिधर समुद्र लहरा रहा है, दूर तक देख सकते हैं, समतल पथरीले मैदान हैं, प्राचीनतम सा लगता विश्व का एक हिस्सा, और एक स्त्री है लांघती हुई प्यास। तो पितृसत्तात्मकता इस तरह से काम कर रही थी, और उस समय वो चीज़ समझ में नहीं आती जब आप छोटे होते हैं, क्योंकि आपको संरक्षण चाहिए अपने बड़े लोगों का, अपने चाचा लोगों का, अपने पिता का, अपने दादा का, और सारी संपत्ति उन्हीं की है, उन्हीं की रही है, आज भी उन्हीं की है ना। तो जो हमारी चाचियां हैं, जो हमारी माँ थी, जो हमारी दादी थी, ये सब संपन्न घरानों से आई, लेकिन ये सब आत्मनिर्भर स्त्रियां नहीं थी, ये सब घरेलू स्त्रियां थी। मेरी माँ तो खासा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं की, सोच भी नहीं सकती थी वो नौकरी करने के लिए। इस तरह का पितृसत्तात्मक क्या कहते हैं, कब्जा था उनके व्यक्तित्व पर, क्योंकि संभ्रांत परिवारों की औरतें काम नहीं करती बाहर। मेरे घर के किसी औरत ने, हम दो बहनें शायद पहली स्त्रियां हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे मेरी बहन डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, उसके पहले कोई नहीं। मेरी बुआ बहुत ही शानदार परिवार में उनकी शादी हुई, और अमीर लोग, और बहुत खूबसूरत थी देखने में, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वो नौकरी करेंगी, वो अब खुद से पैसा कमाएंगे। लॉजिक यही था कि आपको पैसा कमाने की जरूरत क्या है। और ये जो विचार है कि स्त्री को खुद से नहीं कमाना है, उसकी अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये पितृसत्तात्मक है। इसको तब मैं नहीं देख सकी, न समझ सकी। मैं क्योंकि मैं उनको देखती थी कि वो ठीक ठाक जीवन जी रही हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं उस तरह से। जरूर मेरी माँ ने एक दो बार धीरे से मुझे कहा, और इस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाई, कि अब समय बदल रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख करके अपना कोई काम धाम करना, अपना कोई करियर बनाना, मेरी तरह मत हो जाना। मेरी माँ मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिकल दिमाग था बहुत, अगर वो पढ़ती तो शायद बड़ी मैथमेटिशियन होती, लेकिन उनको मैट्रिक के बाद पढ़ने का उस वक्त कोई सोचता ही नहीं था कि उसके बाद भी स्त्री को पढ़ना चाहिए, हम लोग के इलाके में कम से कम।
या जो भी सवर्ण परिवार थे, उसमें इसकी चिंता उस वक्त नहीं थी बहुत। जब मेरी माँ के समय में तो और भी नहीं होगी। उनका काम था ठीक से रहना, बच्चों को पैदा करना, पालना पोसना, घर चलाना, पति की सेवा करना, उनके परिवार की सेवा करना, ये सब पितृसत्ता है। और ये सब मैं अपनी आंखों से होते हुए देख रही थी। तो और उस वक्त वो महसूस नहीं हो रहा था। बाद में चीज़ें ऑफकोर्स दिखने लग गई। जब आप पढ़ लिख करके शहरों में जाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्नत ढंग से उन्नत दिमाग के लोगों के आसपास बीच में बैठने उठने लगते हैं, सिद्धांतों को समझने लगते हैं, तब आपको दिखती हैं ये सब चीज़ें। ये सब असमानताएं हैं जो पितृसत्ता की वजह से पैदा होती हैं। समानता का सवाल ही नहीं उठता है वहाँ पर, उन परिवारों में। बाद में एक लेख मैंने लिखा है, परिवार में प्रजातंत्र लिखा था, मतलब वो इंटरव्यू बेस्ड ही था, उसको कथन में संज्ञा ने छापा था और उसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और उसको बहुत सराहा गया। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब होता है देश का प्रजातंत्र, परिवार का प्रजातंत्र ये कोई भी सोचता ही कहाँ है। परिवार के प्रजातंत्र का मतलब होता है कि समानता का संबंध हो। पुरुष का अपनी माँ के साथ आदर का संबंध हो सकता है, लेकिन अपनी बहन या अपनी पत्नी से आदर का उसका संबंध हो, ये तो मांग ही नहीं है समाज की। ये तो असमानता का संबंध। अगर बड़ा भाई या छोटी बहन है तो समानता कोई अर्थ ही नहीं है। अगर उससे बड़ी है तभी भी समानता का संबंध। क्यों? क्योंकि वो उसका अंततः मालिक बन जाता है। उसकी ब्याह शादी में वो जुट जाता है, उसकी शादी कराता है, उसका संरक्षण करता है। राखी वाखी सब सारे जो पर्व हैं सब इसी पितृसत्तात्मक समझ से उपज के आए। भाई जो रक्षा करेगा, कि अब बहनें भी राखी बांधने लगी, उसका अर्थ बदल रहा है ना। बहन भी सक्षम हो सकती है और वो अपने भाई की रक्षा कर सकती है ना। अब ये स्थिति है, पहले ये सब नहीं था। तो उस वक्त और फिर घर के नौकर चाकर जो जानवरों को देखते थे या करते थे, उनका जीवन तो और भी बदतर था। ये बातें नहीं समझ में आती थी। कोई भी सवर्ण व्यक्ति किसी सवर्ण परिवार में हरवाहा नहीं था, आपके पशुओं की देखभाल वो नहीं करता था, नीची जाति के लोग करते थे। तो हमारी पितृसत्ता जो है वो जाति आधारित भी है ना। इसी से बात समझ में आती है कि कैसे ऐसे ही होता था हर जगह। यही व्यवस्था थी जिसमें लोग अपने को फिट कर लेते थे और वो चलती रहती थी। प्रेम करती बेटियां, आज बेटियां कितना प्रेम करती हैं अपने पिताओं से, वही जो बीच जीवन के उन्हें बेघर करते हैं, धकेलते हैं जो उन्हें निर्धनता के अगम अंधकार में। कितनी अजीब बात है, जिनके सामने झुकी रहती है सबसे ज्यादा गर्दन, वही उतार लेते हैं सिर। असमानता बहुत बड़ा एक उसका अवयव है जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। उसमें असमानता है नहीं, असमानता का सामान्यीकरण वही नॉर्मल है। उसको चैलेंज करने का मतलब है झगड़ा, वायलेंस, हत्या तक मामला आ जाता था, है ना। कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरे लिए छोटा काम सवर्ण परिवार का व्यक्ति नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन नहीं करेगा। भूख से वो साधु बन जाएगा, वो भिखारी नहीं बनेगा। इस तरह के नॉर्म्स हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के, कि उसका परिणाम ऐसा होता है। मैंने बहुत जगह पाया है कि सवर्ण परिवारों में अगर संपत्ति की मुश्किलें आ गई तो व्यक्ति क्या करेगा। उसमें आत्महत्याएं होती थी, मुझे याद है, या वो लोग पलायन कर जाते थे और वो मिलेंगे नहीं परिवार में, फिर कहीं जाके साधु संत बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा। बट इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कुछ और करने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो सिर्फ नीची जाति के ही लोग नहीं, सवर्ण लोग भी उसमें इसी तरह से सफर करते थे, है ना। और ये व्यवस्था मेरा ख्याल है कि अभी तक बदली नहीं है। जाति की जो स्थिति है उसको लेकर जरूर संघर्ष हुआ है और दलित आंदोलन उसका बहुत बड़ा
एक उसकी एक सच्चाई है। स्त्री आंदोलन इसकी वजह से ही हुआ है, इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की संरचनाओं के कारण, जिसमें आप नियमतः तर्क के अनुसार उस स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में ये संरचना आपको रखती है। तो ये सब बाद में समझ में आया। ऑफकोर्स उस वक्त तो नॉर्मल जीवन था, वही आपके नौकर चाकर आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि वो हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं आता था उसमें। लेकिन मैं अपने लिए पाती थी कि मेरे मन में बहुत दया आती थी और मैं उन लोगों की तकलीफ देख पाती थी। मैं अक्सर अपने चाचा से उनकी मंशा चाहती थी कि अभी इनकी बेटी की शादी होनी है। हालांकि मेरा परिवार बहुत जनरस था, ये मैं कहूँगी, और उसमें इस तरह की साड़ियाँ उसकी बेटी को देना चाहिए हम लोगों को, या खुद उनके लिए भी इस तरह की धोती खरीद देनी चाहिए। कई बार मैं खुद ही जाती थी उन लोगों के लिए शॉपिंग करने। मेरे चाचा कहते थे जाओ तुम ही देखे आओ, तुम जानती हो उन लोगों से तुम्हारी बातचीत है। अब हर परिवार की लड़कियां पढ़ रही हैं। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है जो स्त्रियों के भविष्य के लिए जरूरी माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका भविष्य उनके पति या पति के परिवार से नहीं जोड़कर देखा जाता है। अब सिर्फ ये भी देखा जाता है कि जो लड़की है वो भी अपने पांव पर स्वावलंबी है, अपने पांव पर खड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। और अब सिर्फ मैट्रिक क्लास तक नहीं पढ़ाते लोग अपने बच्चियों को, पूरा उसको जहाँ तक वो पढ़ सकती है, एमए तो करती ही है करती, और उसको प्रोफेशनल एजुकेशन भी परिवार देने के लिए, मध्य वर्ग परिवार देने को तैयार है। तो वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ही ये सब परिवर्तन आए हैं जो स्त्री के लिए ठीक है। उसके लिए वो अनपढ़ नहीं है, वो असहाय नहीं है, वो लड़ सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो, और लड़ती भी है। एक ये हुआ है। दूसरी चीज़ कि अब संयुक्त परिवार उस तरह से नहीं बचे कि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं सहायता कर रहे हैं। ज़्यादातर परिवार न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, तो संबंध भी उसी तरह से बदल गए हैं। ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप 3-4 लोगों के बीच में होता है, माता पिता भाई बहन इनके बीच में होता है। और ये जो व्यवस्था है ये प्रेम पर आधारित तो है ये, लेकिन इसकी एक अर्थव्यवस्था भी है, एक इकोनॉमिक बेस भी है इसका। तो कहीं ना कहीं से माँ बाप को भी ये लगता रहता है ये तो हमारा इतना छोटा ये परिवार है, इसमें सबके लिए कोई हिस्सा होना चाहिए। तो माँ बाप ये भी कोशिश करते हैं कि बेटी को जब वो विवाह करें उसका, तो दहेज को लेकर के भी मानसिकता बदली है कि बेटी को ही कुछ ज़्यादा दें, उसी को ही गहने दें या उसी के अकाउंट में पैसा डालें, या उसको जो पैसा उसके विवाह में लगता है उससे उसको पढ़ा दें। तो ये सब चीज़ें बदली हैं जिससे उसकी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि इन सब के बावजूद स्त्री पर हिंसा बहुत बढ़ गया। हिंसा जो है वो उसके कई कारण हैं। जैसे कि एनोनिमिटी एक ऐसी चीज है कि जैसे कोई किसी को नहीं जान रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं है, ये जो मानसिकता है ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हम कह रहे हैं कि किसी को एक टारगेट बना लेना, ये बहुत होने लगा। जैसे कि पहले जो नेबरहुड था आपके जो पड़ोसी थे वो भी इस बात को मानते थे कि ये उनकी बेटी है या ये उनका बेटा है ना, तो एक प्रोटेक्शन का भाव रहता था। अब वो सब कुछ नहीं है। अब आपके ही नेबरहुड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो ये जो हिंसा बढ़ी है ये एक बहुत खराब चीज़ हुई। पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है ठीक से इसको डील करने के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने खुद देखा है दिल्ली जैसे शहर में कि उनको कितना संरक्षण मुझे देना पड़ा है ताकि वो सेफली आ जा सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें।
हर वक्त कोई ना कोई एक घटना जैसे कि घटित होने वाली होती थी। तो लड़कियां तो अब इतनी समझदार हैं कि वो समझ जाती हैं, आके घर में बता भी देती हैं कैसे ऐसे हो रहा है। तो फिर आप पुलिस का सहारा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, यानी कि एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे एक स्थिति ठीक हुई तो दूसरी खराब हो गई। और उसका सीधा कारण ये है कि सत्तात्मक संरचना बदली नहीं है, बल्कि खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो बदल गई है। यानी कि वो ज्यादा पूंजीवादी ढंग से एक नई पितृसत्ता में बदल गई है। मुक्ति के फायदे, कुछ लोग अब समझ रहे हैं नारी मुक्ति के कुछ फायदे भी। कहते हैं देखिए किस तरह ढो रही हैं औरतें पहले से 8 गुना भार, पैदा कर रही हैं, पाल रही हैं बच्चे अकेले ही, चला रही हैं देश और समाज, कमा रही हैं, खा रही हैं अपना, मुक्त कर चुकी हैं पुरुषों को अपने से पहले ही। सोचकर लगता है कितना निरर्थक था बांध कर उन्हें रखना गायों की तरह, और खुद मरते रहना दाना पानी के लिए सबके। वैसे भी कब चाहिए थी औरतें प्रेम के लिए किसी को, जिनके साथ करना पड़ता था साझा तन से ज्यादा धन का। अच्छा है मुक्त हो रही हैं, मिल सकेंगी स्वच्छंद संभोग के लिए अब, एक समय जैसे मुक्त हुआ था श्रम पूंजी के लिए। यह सच है पुरुषों के हमेशा काम आई हैं औरतें, आज भी प्रेम के बहाने उन्हें ले जाया जा सकता है अंधेरों में। तो लोगों की जो सद्भावना थी स्त्रियों के साथ कि बेचारी है, डिपेंडेंट है, ये वो, अब तो वो खुद मुख्तार है। हाँ, अब तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, अब उसको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए, अब उसको क्यों ये चाहिए। ये जो एक ठंडे किस्म का कैलकुलेशन जो उतर आया है हमारे समाज में, वो बहुत खतरनाक है। यानी कि आप कोई भी वार्मथ महसूस नहीं करते हैं, आपके मन में कोई अप्रिसिएशन नहीं है कि ये लड़की किस तरह से पढ़ लिख रही है, किस तरह से परिवार जूझ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, ये सब किसी का कंसर्न नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ गया, एक जिसको कहते हैं एक क्रूरता आ गई एक दूसरे के प्रति। ये सब जो हुआ है उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लड़कियों को, लड़कों को भी। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़कों में लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा कंपटीशन है और ईर्ष्या है। उस कारण भी वो हत्या कर देते हैं, मित्रों के ही हत्या हो जाती है। ये सब ऐसे नहीं होती, ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके पीछे कोई सोच नहीं है या कोई भावना नहीं है। निश्चित तौर पर इस संरचना से उठती हुई भावनाएं हैं जो इस मुकाम तक पहुंचती हैं। तो ये जो एक ठंडी क्रूरता हमारे समाज में आई है, उसका भी रूप सत्तात्मक ही है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि एक खास किस्म की स्वायत्तता पढ़ने लिखने से के कारण और परिवार के सपोर्ट के कारण लड़कियों को मिली है। अब उसका वो कितनी जिम्मेदारी से उसका वहन करती हैं, उसको अपने जीवन में उतारती हैं और दूसरों की मदद करती हैं, ये देखने की चीज़ है। मैं हमेशा मानती हूँ कि एक चाहे वो संयुक्त परिवार टूट ही गए हों और एक न्यूक्लियर इकाई बन गई हो, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है ना, जो हमारा नेबरहुड है, जो हमारा एक शहर के होने की बात है, ये सब चीज़ें नहीं खत्म होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी सामाजिकता को बनाए रखने में, हमारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में कारगर होती हैं, इसलिए उनको रहना चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो इस तरह से हमारा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था बदल नहीं रही है, पितृसत्ता उससे जुड़ी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो रूप है वो वही आर्थिक रूप जो है वो अख्तियार होता जा रहा है। और जिसके पास पैसा है उसी का वैल्यू है, जिसके पास नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं। तो जो गरीब है, नीचे तबके के लोग हैं, वो बहुत वल्नरेबल हैं आज के समय में, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनकी जाति छोटी है या स्त्रियां जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पाती हैं, बट इसलिए भी कि वैसा वो नहीं कर पाते हैं। वही जिनकी स्थिति है वही उनका कारण बन जाता है उनके
उत्पीड़न का। ये है समझने की चीज। ये जो उत्पीड़न है वो सिर्फ प्रकट हिंसा के रूप में ही नहीं दिखता, अप्रकट हिंसा भी एक चीज पैदा हुई है। और उसमें ये है कि जो लड़कियां हैं जो आत्मनिर्भर हुई, जो नौकरी पेशा हैं, उनके जीवन से घरेलू काम कहीं गया नहीं। उनका घरेलू श्रम अभी तक अवमूल्यित है, उसका कोई वैल्यू नहीं है समाज में, न परिवार में, न राज्य उसको समझता है। उससे हुआ ये है कि अवमूल्यित श्रम को पुरुष नहीं करना चाहते। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक उनको प्रिविलेज है कि उनका जो लेबर है, उनका जो श्रम है वो मूल्यवान है, और स्त्री का जो श्रम है वो मूल्यवान कम है या नहीं है। तो ये भी एक असमानता है जो इस चीज में परिलक्षित होती है कि स्त्री बाहर अपनी पढ़ाई लिखाई या उसकी जो बेहतरी हुई है उसके लिए उसको बाहर काम तो मिल रहा है, लेकिन घर के काम को करने के लिए पुरुष तैयार नहीं है, तो वो भी उसको संभालना पड़ता है। इसको डबल बर्डन कहा जाता है कि दोहरा भार उसके ऊपर आ गया है, और जिसका असर उस पर क्या उसके बच्चों तक पर पड़ता है। बच्चों को संभालना भी घरेलू श्रम का हिस्सा है ना। तो ये जो असंतुलन है कि एक व्यक्ति पर दुगना या तिगुना भार ये व्यवस्था डाल रही है, और उसका साइकोलॉजिकल असर क्या होगा समाज में, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी लालन पालन ठीक से नहीं हो रहा, और पुरुष ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, स्त्रियां लगभग उन्हीं की तरह काम कर रही हैं कि उनको घर का काम नहीं करना चाहिए, न करना पड़े। ये छूट उनको क्यों मिली हुई है? उनको जरूर, और वही परिवार खुशहाल परिवार है जिसमें स्त्री पुरुष मिलजुल करके सारा काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अपना काम मानते ही नहीं मानने की वजह से उनकी मानसिकता यही है कि जितना वो कर रही है वो करे, जब वो नहीं बीमार ही पड़ जाएगी तब जाके वो कुछ करेंगे। ये चीज जो है ना, ये भी बहुत एक दबी हुई हिंसा है, छिपी हुई हिंसा है, क्योंकि इससे नृशंसता पैदा हुई है। आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर या आपकी पत्नी बीमारी की हालत में भी जाकर आपके लिए रोटी बना रही है, दाल बना रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको इस तरह से बनाई गई चीज खाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादती है बेसिकली। ऐसी हालत में या ऐसे भी नॉर्मली काम का बंटवारा अपने ढंग से ही कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एकदम कोई मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर हो, लेकिन एक सहमति हो कि ये काम आज मैं कर लेता हूँ, ये काम तुम कर लो। जो भी बाहर का काम अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो घर का अगर पहले तुम आती हो घर, तुम ये कर लो। लेकिन इसका रिकग्निशन होना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए कि ये काम मूल्यवान है, चाहे इसको सरकार या बाजार अवमूल्यित करके रखा है, लेकिन परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है कि इसका इसमें साझेदारी होनी चाहिए। इसके बगैर तो नहीं चल सकता। तो ये भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक नया रूप है जो उभर करके आया है, जो स्त्रियों के लिए। एक तो डेटा ये भी है क्योंकि अब बहुत सारा काम स्त्रियों के श्रम पे हो रहा है, मैंने भी खुद किया है। तो इसमें बात यही है कि स्त्रियां जो हैं वो जानवरों से भी ज्यादा श्रम कर रही हैं इस व्यवस्था को चलाने के लिए, और ये व्यवस्था उनके लिए क्या देती है? हिंसा। इसके बावजूद भी वो हिंसा झेलती है, तो ये तो बहुत ही डैमेजिंग है। इसीलिए बहुत सारी स्त्रियां यही कहती हुई पाई जाती हैं आजकल, या माएँ भी कहती रहती हैं कि मेरा ही समय अच्छा था जब अपने घर का ही सिर्फ काम करते थे और सुरक्षित रहते थे, लेकिन अब देखो सारा काम करना पड़ रहा है, बाहर भीतर, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे कैसे पल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स टीचर जब मीट होता है स्कूल में, उसमें भी जो पुरुष है या पिता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ ही जाए, उसके लिए उसको छुट्टी भी लेनी पड़ती है दफ्तर से। तो इसका मतलब है कि आप बच्चे के लालन पालन में नहीं है शामिल, और अगर बच्चा बड़ा होकर के अपनी माँ को अधिक तरजीह दे और पिता को कम दे तो उसका कारण कहीं और नहीं खोजना चाहिए,
अपने में खोजना चाहिए कि हमारी कमी क्या रही, बच्चों के साथ अपने संबंध कैसे बनाए, कि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में जानते ही नहीं। मैंने देखा है इधर कि पिता से बहुत ज़्यादा एलिनेशन बच्चों का हुआ है। उसका शुद्ध कारण ये है कि वो उसके जीवन में, उसके ग्रोथ में कम सम्मिलित है। उनको होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि बड़ा हो, जब बच्चा हो तो माता पिता को समान रूप से प्रेम करे या उसके प्रति कंसर्न शो करे। मैं कथा कहूंगी, स्त्रियों बार बार मैं तुम्हारी कथा कहूंगी, उतरूंगी जीवन की अंधेरी खोह में, दूर दूर तक बढ़ूंगी, पहुंचूंगी वहां जहां तक थोड़ी भी रोशनी बाकी होगी। देखूंगी तुम्हारे प्राचीन चेहरे जो अब तक दस्तावेजों की तरह सुरक्षित होंगे वहां, उनसे ही जान लूंगी तुम्हारा हाल, और यह भी समझ लूंगी कि बहुत फर्क नहीं है एक दूसरे के हाल चाल में। अब भी दुख में वह स्थिर ललाट है, मोमबत्तियों से जलती हैं अब भी वैसी ही आंखें, जिन्होंने देखे न जाने कितने षड्यंत्र, झूठ और अनाचार तमाम सभ्यताओं में। जिम्मेदारियों और बेतहाशा श्रम से झुकी वैसी ही पीठ और शर्म में गड़ी वही गर्दन, अस्त व्यस्त वैसे ही केश जिन्हें बांधने का स्वांग हर सदी में हमने किया। होठ पर मृत पड़े जीवन के वही पुराने गीत जिन्हें एक समय हम सब ने झूम झूम कर गाया था, विश्व में जब बहुत कुछ हमारा था। स्त्रियों, तुम जहां कहीं भी हो, जिस सदी और जिस देश में, तुम्हें अपने पूर्व जन्म सा मैं कविता में पालूंगी, क्योंकि बार बार मैं ही थी जन्म लेती बनकर, कभी मीरा, राबिया, एमिली, सिमोन, अख्तोबा। कभी पूर्व जन्म की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है कि हम बार बार अपने को पालें, खो जाने के बावजूद, एक सदी से दूसरी में, एक देश से दूसरे देश में, और अपने होने की इस लंबी त्रासद कथा को कहकर बार बार किसी सुंदर मोड़ तक पहुंचाएं। तो साहित्य मेरे परिवार में ही पढ़ने की परंपरा थी। मेरे चाचा लोग, मेरे पिता खुद सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कोई कवि या इस तरह से कोई साहित्यकार नहीं था। बस एक परिवार में, अच्छे परिवारों में जो एक होती है बातचीत कि वो सुसंस्कृत हो, वहाँ पर म्यूजिक हो, वहाँ पर आर्ट हो, वहाँ पर साहित्य हो। तो वैसा परिवार था जिसमें गांव के भी, हमारे घर में मुझे याद है लाइब्रेरी थी मेरे ग्रैंडफादर की, और उसमें उस तरह की रिलीजियस किताबें थी बहुत सारी। इसके अलावा कुछ पुराने जैसे छायावादी कवियों की ग्रंथ, बिहार के लेखकों की किताबें और ग्रंथ सब थे, और कुछ विदेशी भी चीज़ें, लिटरेचर वहाँ। खास करके मैंने देखा कि कीट्स, वर्ड्सवर्थ, इन सब जो एक रोमांटिक संसार जो था ना वो यूरोप का, उसकी पैठ हम लोग के यहाँ थी। और हमको लगता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के परिवारों में पोइट के तौर पे जो रोमांटिक पोइट्स थे वही जाने जाते थे, और रोमांटिक पोइट्री थी। बाद में जो प्रोग्रेसिव पोइट्स हुए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एलियट वगैरह, इन लोगों की रचनाएं नहीं थी वहाँ पर। लेकिन अपने ढंग से गांव या कस्बे का जो जीवन था, उसमें जितना पढ़ना लिखना चाहिए वो सब था परिवार में। हमारे चाचा जी को बहुत इंटरेस्ट लिटरेचर में, और उनमें एक खास तरह की क्षमता थी कि वो कविताओं को कंठस्थ याद कर लेते थे, और जब मौका मिलता था हम लोग साथ बैठते थे या तब वो उसको सुनाते हुए थे मुझे। उसका मुझ पर बहुत असर हुआ। मैंने कई बार कहा है कि मुझ पर छायावादी कवियों का बहुत असर रहा है, और मेरे जीवन से मेल भी खाता था। सारी प्रकृति और उसकी सुंदरता, उसका मनोरम रूप, सब कुछ था ही सामने आसपास। तो जैसे पंत मुझे बहुत प्रिय थे और अभी भी हैं। निराला को भी बाद में अप्रिशिएट किया जाने लगा, तो उनकी भी रचनाएं मेरे यहाँ थी। और बंगाल की भी राइटर्स की किताबें थी।
ये सब पढ़ते पढ़ते मन में एक संसार बनता है, एक संसार, एक ऐसा संसार जो आपके भीतर का हो जाता है और आप उन सब चीज़ों के बारे में, उन राइटिंग्स को गुनने लगते हैं। सुनने के बाद आप गुनने लगते हैं अंदर, उससे वो एक बनता है, एक पूरा परिदृश्य अंदर बनता है। तो जैसे कि सहज ही अगर मैं कहीं हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, आप कोई किताब ही लेकर उसमें पढ़ना चाहते हैं, ये जो स्थिति होती है ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ही, पहले रेलवे स्टेशन पर आप देखेंगे सब लोगों की किताबें मिलती थी, साहित्य की किताबें मिलती थी, अब नहीं मिलेंगी आपको। तो समय चला गया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे मालूम है क्या हुआ, किस तरह से मार्केट ने साहित्य को भी अपने गिरफ्त में ले लिया और अब जो चीज़ें अब प्रमोट किया जाता है उस पर जो चीप लिटरेचर, पल्प लिटरेचर, वही आपको वहाँ मिलेगी, आपको प्योर साहित्य नहीं मिल सकता है इधर उधर। लेकिन सभी चीज़ों के परिवेश और अपना एक पढ़ने लिखने का संसार जो हमारे परिवार में भी था, वो सब ने मिलजुल करके और मेरा एक अपना मन था, उसमें एक खास तरह की करुणा थी जिसको मैं आज तक नहीं अपने से अलग कर पाई हूँ। एक ऐसी दृष्टि कभी भी ये मान के नहीं चलती है कि ये चीज़ खराब है या ये चीज़ दूषित है या ये चीज़ कमतर है। मैं ऐसे रहती ही नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ। हर चीज़ मेरे लिए रहस्यमय, इससे उसका अपना कोई रहस्य है, इससे उसका अपना कोई अस्तित्व है, उसका अपना मानी है। ये सब इस तरह से मैं चीज़ों को अपने से जोड़ करके देखती रही हूँ। और उससे भी जैसे मैंने बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सोचती थी, आज भी सोचती हूँ। जो टोटल एकदम अनजान व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में एक इमेजिनेशन के तहत मैं उसके पूरे जीवन को जैसे कि समझ लेती हूँ, उसका ऐसा जीवन हो सकता है कि हो। ज़्यादातर समय में ऐसा ही निकलता है, क्योंकि बहुत कुछ आपके चेहरे पर होता है, आपके हाव भाव से पता चल जाता है कि आपकी दुनिया कैसी है। तो ये सब है। और तीसरी बात कि चीज़ों के अर्थ को समझने का मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ललक रही। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है, ये मैं मान कर चलती हूँ, आज भी मानती हूँ। उसका कोई ना कोई उसके अस्तित्व का अर्थ है और उसको समझने के लिए आपको एक तरह से गहरा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से चीज़ें और समझ में आती हैं, चाहे वो जैसी भी दिखती हो। वहाँ ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो आपको, जब आप उसके बारे में जानना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी क्लिष्ट है। और मुझे याद है कि बचपन में भी मैं जानवरों से भी बहुत प्रेम करती थी। हमारे यहाँ हमेशा पालतू कुत्ते वगैरह रहे, बिल्लियाँ रहीं, वैसे भी किसी को कुछ भी देना, खिलाना पिलाना, ये सब घर के उसमें थी। मेरे अंदर भी वो चीज़ है। तो ये एक राइटर का जो जीवन है, एक पोएट का जो जीवन है, वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनता है। आप बहुत सारे लोग कविताएं लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका कविताओं का कोई गहरा अर्थ हो। मैं किसी को डेनिग्रेट नहीं कर रही यहाँ पर, क्योंकि कविता ऐसी कोई साधारण चीज नहीं है जिसको कोई भी पाले, ये मेरा मानना ये। और इसमें कोई एलिटिज्म नहीं है कि मैं ऐसा सोचती हूँ, वो है ही इतनी गुण। उसके लिए अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, आपका मानस तैयार नहीं है, आपका मस्तिष्क तैयार नहीं है, आपका अध्ययन नहीं है, तो आप उसकी गहराई को नहीं जान सकते। और ये है ही एक गहरी चीज, आपको गहराई में उतरना ही है, अपने जीवन के, समाज के जीवन के, अपने मन के, तभी वो आपको दिख पाएगी। नहीं तो जो कुछ भी आपको दिखता है उसकी छाया होती है। बहुत सारे लोग छाया पर ही काम करते रहते हैं, उसको नहीं पाते। मेरी ये जिद थी कि मैं कविता को पाऊं, उसके लिए जो भी तैयारी करनी हो करूं। तो मैंने बहुत बचपन से ही 10, 11, 12 साल की उम्र से मैं सीरियस किताबें पढ़ती थी। मैं उस तरह के चुटकुले या उस तरह के चीज़ें जो बच्चों के लिए होती हैं मैं पढ़ती ही नहीं थी। मैं सीरियस लिटरेचर पढ़ती थी उस वक्त भी। और मेरे अंदर, अब मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन उस वक्त भी मुझे बहुत सारी बातें समझ में आती थी
कि ये आखिर किस चीज़ के बारे में बात है, और नहीं समझ में आती थी तो मैं और पढ़ती थी कुछ दूसरी चीज़ उसको समझने के लिए, या किसी समझदार आदमी से बात करती थी। जैसे मेरे यहाँ एक टीचर आते थे मास्टर जी पढ़ाने, तो वो कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए थे, लेकिन एक उनकी उम्र थी और उनको लाइब्रेरीज के बारे में पता था, तो वो किताबें ला के देते थे। अगर मैं कहती कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मैं इस पे, और तो लाइब्रेरी से किताब इशू करा के ला के मुझे देती थी, फिर मैं पढ़ती थी। मैंने ऐसे बहुत, जिसको कहते हैं, प्रयत्न करके पढ़ाई लिखाई की है। जितनी चीज़ें थी घर में पर्याप्त नहीं थी मेरे कवि बनने के लिए, वो मेरे मन को तैयार करने के लिए जरूरी थी, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा पढ़ना था। मेरी कोई दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होती थी जैसे बच्चों की होती। मेरी दादी या मेरी चाचियाँ अक्सर कहती रहती थी कि ये पता नहीं इसका क्या जीवन बनेगा, इसको। मैं जैसे कि कभी भी खाने के लिए सभी लोग समय से अपना पहुंच जाते थे, टेबल पे बैठ गए या जहाँ कहीं बैठना हो खा लिया। मुझे जब तक लोग बुलाएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ रही होती थी। मुझे इतनी रुचि रहती थी उस पढ़ाई में कि मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं जो उस वक्त जाना चाहिए, मुझे लगता था पहले उसको खत्म कर लूँ फिर जाऊँ। तो इस तरह का था, एक अलग राह जैसे मेरी थी, और वो सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे पढ़ना लिखना लगता था। ये ऐसा ही था, और इससे भी जो एक गंभीरता बनी वो मुझे कविता की तरफ ले गई। तो दोनों, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह की चीज़ें पढ़ती थी, और बाद में मैंने रशियन लिटरेचर को ठीक से पढ़ा। उसमें खास किस्म का सोशल रियलिज्म था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि दोस्तोयेवस्की को पढ़ना, तुर्गनेव को पढ़ना, टोल्स्टॉय को पढ़ना, इन सब लोगों को। और बाद में मैंने जो बागी लोग भी थे ना सोवियत लिटरेचर में, जैसे कि पास्टरनाक वगैरह, जो चले आए थे इधर वेस्ट में रहने, खास करके बाद में अमेरिका में रहने लगे थे, तो उनको मैं पढ़ी, उनके लेखों को। डॉक्टर ज़िवागो, उसका बहुत असर मेरे ऊपर हुआ। तो इस तरह से वो मैं लिटरेचर पढ़ रही थी जो लोग बीए के बाद या एमए के समय में पढ़ते हैं, मैं उस स्कूल में ही पढ़ रही थी, और साथ साथ मैं लिखती भी थी। पहले मैं कविताएं नहीं लिखती थी, मैं बहुत सीरियस ढंग से डायरियाँ लिखती थी, जिसमें पोइटिक एक्सप्रेशन होता था। जैसे जिन चीज़ों को मैं देखकर, हर चीज़ से मैं वैसे तो चकित होती रहती थी, लेकिन जैसे बारिश हो रही है और मैं देखती थी कि मेरे घर के दरवाजे से किनारे किनारे होकर के हजारों चींटियां जा रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मुझे लगता था कि इस जीव में कितना इंटेलिजेंस है, कैसे ये लाइन में, और कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, और ये इसमें बारिश में पकड़ी नहीं जा रही है, ये अपने जीवन को बचा के लेके जा रही। ऐसी चीज़ें मैं अपनी डायरियों में, एक आध डायरियाँ बची हुई, बाकी सब पता नहीं किधर गई। तो मैंने देखा हुआ कि चींटियों के बारे में लगातार मैं लिख रही हूँ, गिलहरियों के बारे में लिख रही हूँ, है ना, तमाम तरह के पक्षियों के बारे में। मैंने नोट किया कि इस पूरी कायनात में कोई ऐसा जीव नहीं है जो अनइंटेलिजेंट हो। सब में बुद्धि है, सब में इंटेलिजेंस है, और हमें में इतनी कम बुद्धि है कि हम नहीं समझते हैं कि उनका इंटेलिजेंस क्या है। हमारा लिमिटेशन, हमारी ये एक तरह से कमी है कि हम सिर्फ मनुष्यों के ही जीवन के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, 3-5 में पड़े रहते हैं, जबकि पूरी कायनात आपके सामने है, और हर तरह का एक फूल खिलता है, घास इस तरह से सुंदर एक घास का पूरा मैदान आपके सामने है। ये सब कैसे है, इसके बारे में आपको लगता है कि सब सहज है। सहज तो है, लेकिन उसके पीछे जीवन का, उसी जीवन का जो जिसके हिस्से आप हैं, उसका भी तर्क है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे उलझाए रखती थी खुद में, और इसीलिए जो शुरू में कविताएं मैंने लिखी वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई कविताएं थी। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, कि जब मैं 11th में आई, तब उसी डायरियों में ही मैंने कविताएं लिखना शुरू की। किसी को दिखाती नहीं थी, लेकिन मैं लिख रही थी। और बाद में जब मैं बीए वगैरह में आई, तो इधर उधर छोटी मोटी पत्रिकाओं में भेजने लगी, तो अप्रिसिएशन उसका बहुत प्रशंसा होने लगी। और पहले, अब तो नहीं, अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया,
पहले अगर आपकी रचना कहीं छपी तो लोग, क्योंकि उसमें आपका पता दिया रहता था, लोग आपको पत्र लिखते थे कि आपकी ये रचना बहुत अच्छी लगी रही है। उससे बहुत आश्चर्य होता था मुझे कि इतने सारे लोग पढ़ते हैं। और वो मैंने अपने चाचा जी का घर का एड्रेस नहीं देती थी, अपने चाचा जी का कोर्ट का एड्रेस देती थी। तो हमारे चाचा जी एक दिन बोले कि मैं वकील से ज़्यादा अब डाकिया बन गया हूँ, तुम्हारी चिट्ठियाँ ही लाता रहता हूँ सिर्फ। इतनी चिट्ठियाँ आती थी, हर रोज 10-12 चिट्ठियाँ पॉकेट में लेके आते थे। तो फिर एक इसका अपना रोमांच लिखने का, लोगों के बीच में बातों को पहुंचाने का, उनकी प्रशंसा पाने का, ये सब करते करते फिर बहुत सीरियस। और एक कविता है संपदा, ये सविता भार्गव को समर्पित है। कैसे इस वाक्य पर ना मरूं, उस भाषा पर निछावर न हूं, जिसमें एक स्त्री सृष्टि को देखती है एक विशाल पक्षी की तरह, अपने पंखों को खोलते बंद करते, जिसमें वह पाती है इसकी सबसे सुंदर रचना। अपने मन के अलावा वह देखती है अपनी देह की संपदा, अपने उभरे स्तन, अपनी सुंदर बाहें, लंबे काले केश वह देखती है जिससे जन्म लेती हैं कितनी ही सृष्टियां। अपनी योनि वह देखती है विराजती योगिनियों को, इतने ही भैरवों को उन्मत्त नृत्य करते हुए आसपास। कैसे न निछावर हो उस खुद पर जिसका रक्त दौड़ता है मुझ में। मेरी नसें उमड़ी नदी सी बेतवा अलकनंदा का प्रतिरूप जान पड़ती हैं। मैं समूचे आकाश में खुद को फैला पाती हूँ, सारी धरती को खुद में धड़कती हुई। हवा को संभोग रख पाती हूँ जंगल में, फूलों पर थिरकते भंवरों के रहस्य समझ पाती हूँ। मैं स्त्री हूँ या कि सृष्टि, क्यों यह भेद भीतर रखती हूँ। देखती हूँ खुद को खुलती हुई, खुद को बंद होती हुई। देखती हूँ मैं कब से सुंदर हूँ, इस पर सोचती हूँ। तो उनको तो पहले हमारा जो साहित्य है ना, खास करके छायावादी साहित्य, वो जरूर पढ़ना चाहिए, और शुरू का इवन प्रगतिशील साहित्य भी पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि अपने हिंदुस्तानी, उसमें हिंदी के पाठकों के लिए मैं कह रही हूँ कि वो, हाँ, हिंदी के पाठकों को चाहिए कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ें, महादेव वर्मा को पढ़ें, मनु भंडारी को पढ़ें, कृष्णा सोबती को पढ़ें। मैंने कृष्णा सोबती पे बहुत काम भी किया है, और भी बहुत सारे लेखक हैं, मृदुला गर्ग हैं, उनको पढ़ें। और हमारे जो पोएट्स हैं, उस वक्त तो उस तरह से फेमिनिस्ट पोइट्री नहीं थी जिस तरह से आज है, जिस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन तभी भी महादेव वर्मा को पढ़ना तो जरूरी ही है मेरे हिसाब से। कोई भी अगर जानना चाहे कि स्त्री का मन कैसे कविताओं में उलझता है और कैसे उसे कविताएं बनती हैं, ये तो है ही। इसके अलावा जो जिस साहित्य ने मुझे झोरा ना, तो उसमें जो फिलोसॉफिकल उनकी राइटिंग है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि सिमोन दे बुवॉर, ज़्यादातर लोग उनका सिर्फ द सेकंड सेक्स के बारे में बातचीत करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे और भी बहुत कुछ लिखा। द डे शी केम, विमेन डिस्ट्रॉयड, ये सब उनके नॉवेल्स भी हैं, वो सब भी पढ़ना चाहिए। और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन उनके नॉवेल्स भी सब बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट स्टोरीज के अलावा नॉवेल्स उनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मिसेस डलावे फॉर एग्जाम्पल। और बाद में तो फिलोसॉफिकल ऊंचाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है फेमिनिस्ट राइटिंग की, कि वो अब एकेडमिक दुनिया में उनका कोई जोड़ नहीं है। बहुत बहुत ऊंचाई पर है फेमिनिस्ट डिस्कोर्स अभी, है ना। तो उसमें भी जैसे कि ब्लैक राइटर्स हैं, है ना, उनको पढ़ना चाहिए उन लोगों को। ब्लैक फेमिनिज्म का बहुत बड़ा असर है दुनिया भर के फेमिनिज्म, तो उनकी राइटिंग्स को पढ़ना चाहिए। और पोइट्स में मैंने सिल्विया प्लाथ को ठीक से पढ़ा है, और मैं पाती हूँ कि किस तरह से पश्चिम की दुनिया में एक स्त्री का जीवन, अगर वो कविता लिखना चाहती है तो किस तरह से बिखरता है और उसका दर्द क्या होता है।
प्रेम के बारे में। सिल्विया प्लाथ, आओ मेरी आत्मा में बसो, निश्चिंतता महसूस करो। यहाँ अकेलापन कोई यातना नहीं जो ले जाए तुम्हें गैस स्टोव तक। नहीं प्रेम के बदले नहीं मिला प्रेम कोई महादुख। यहाँ जीवन की हल्की रोशनी में फूलों की तरह खिली हुई मिलेंगे जीवन जीने की अमूल्य सलाहें। अब एक फूल जिनमें से तुम्हें भी जीवित करेगा अपनी अद्भुत सुगंध से। आओ सिल्विया प्लाथ, मुझ में बसो, निश्चिंतता महसूस करो। यहाँ दूर दूर तक कोई पुरुष तुम्हें इतना बेबस नहीं कर सकेगा अपनी क्रूरता से कि तुम नष्ट हो जाओ। अपने प्रेम से नहीं मार सकेगा वह तुम्हें दोबारा। आओ और अपनी बाकी कविताएं लिखो। बताओ यह कैसी उदासी थी, बताओ वह कैसी उदासी थी जिसे तुम झेल नहीं पाए, डूब गई जिसमें अंततः। और यह भी कि अंत तक लगाते हुए आखिरी गोता, क्या सोचा था तुमने प्रेम के बारे में। सिल्विया प्लाथ को पढ़ें और एमिली डिकिंसन को पढ़ें। ये सब पुराने पोएट्स हैं जिनकी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। एड्रियन रिच हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, अमेरिकन पोएट हैं, लेस्बियन पोएट हैं वो। उनके लेख भी हैं बहुत महत्वपूर्ण, उनकी कम से कम 12-13 कविताओं की कलेक्शन से संग्रह है, उन्हें पढ़ना चाहिए। और मैं ये भी मानती हूँ कि पढ़ने का कोई अंत नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये एक तरह की शुरुआती रीडिंग है, फिर उनको अपने हिसाब से खोज करनी चाहिए कि वो कौन सा क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब जो फेमिनिस्ट राइटिंग है वो हर क्षेत्र में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, इकोलॉजी, हर जगह। अभी जैसे आजकल मैं इको फेमिनिज्म पे काम कर रही हूँ, तो मरिया मीस जर्मन इको फेमिनिस्ट हैं, कैरोलिन मर्चेंट, हमारी अपनी वंदना शिवा, ये सब लोगों ने बहुत गहराई में जाकर के इस पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पढ़ा लिखा और उसके बारे में जानकारी दी कि कैसे ये सिस्टम सिर्फ स्त्री के ही श्रम को नहीं या उसके शरीर को ही नहीं नष्ट करता है, ये करती है व्यवस्था प्रकृति को उसी तरह से करती है। अगर कोई ये जानना चाहे कि प्रकृति कैसे नष्ट हो रही है तो उसको इन इको फेमिनिस्ट को पढ़ना चाहिए। बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे विमर्शों में स्त्री की और प्रकृति की अवहेलना हुई है और उसका किस तरह से उसका पतन कराया गया है, बौद्धिक पतन, जिस कारण वो असहाय हो गई है और उसको कोई जगह नहीं मिलती है कि उठ के खड़ी। तो प्रॉफिट या पूंजी के एकत्रीकरण की जो पूरी व्यवस्था है पूंजीवाद की, उसकी वजह से कोई भी चीज सेक्रेड नहीं है, कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। एक पेड़ की कोई हैसियत नहीं है, अगर उसका मूल्य लग रहा है कुछ तो उसको काट देना है, काट के बेच देना है, वो एक कमोडिटी है। उस पेड़ में जान है इसकी तो कोई चिंता ही नहीं करता। आपने जब एक पेड़ को काटा तो वो जिंदा पेड़ था, वो बढ़ रहा था, उसके पत्ते थे, वो आपके साथ रह रहा है, आपने उसको काट दिया, जंगल के जंगल काट दिए गए। तो ये सब जो है अब स्त्रीवाद को समझने के लिए अब कोई 1-2-4 किताबों से नहीं कुछ होने को, बहुत सारी चीजें हैं जो देखना पड़ेगा क्या है। फिल्में भी उसी तरह से, मैंने बहुत सारी विदेशी फिल्में देखी, लेकिन हमारे यहाँ जो पैरेलल सिनेमा बना उस समय जो विकास हुआ है सिनेमा का हमारे देश में वो अनपैरेलल है। आज भी मैं कहूँगी कि वो सारी फिल्में देखनी चाहिए, आक्रोश देखना चाहिए, मंथन देखना चाहिए, लोगों को भूमिका देखनी चाहिए। ये सारी फिल्में समाज और सामाजिक जो अन्याय है उसको चलचित्र के माध्यम से ऐसा चित्रित किया गया है, कहानी के माध्यम से, कि आप की समझ बनती है। जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि मुझे नहीं समझ में आता था उस वक्त की असमानता कैसे प्रैक्टिस होती है, उसके कैसे उस भूमिका में लोग होते हैं जो असमानता को कैरी आउट करते हैं। उस तरह से फिल्मों में भी दिखाया जाता मनुष्यों की भूमिकाओं के माध्यम से कि किस तरह से ये क्रूर व्यवस्था जो है पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ये लोगों को नष्ट करती है। तो जब
जब आप फेमिनिज्म के बारे में बातचीत करते हैं तो कभी सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि वो स्त्री की देह से ही सिर्फ जुड़ी हुई है। वो एक व्यवस्था है जो हर तरह के विचारों में है। इतने समय से ये व्यवस्था है कि हर विचार उससे संरचित हो गए। हमारे मूल्य, हमारे धर्म, हमारी तमाम मोरालिटी, ये सारी चीज़ें जो सत्तात्मक जो मूल्य हैं उनसे ही सिंचित हैं। और इसीलिए हर जगह वो एक दूसरे के फेवर में आ जाते, एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो आपको लगता है यही सत्य है कि अगर हर जगह से कोलैबोरेशन हो रहा है उसका, तो यही सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक बनाई गई व्यवस्था है जो पुरुषों के ही मस्तिष्क या उनके ही विचारों पर आधारित है। तो इसलिए लेखन में अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चीज़ों का अर्थ होता है, चीज़ों के अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं, कई अर्थ होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उसको लिख रहा है और उसको इसका अर्थ नहीं पता है, तो उसका जो लेखन है वो कहीं पहुंचने को नहीं है, ना कहीं किसी को, अपने पाठक को पहुंचा सकता है, चीज़ पहुंचा सकती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने हिसाब से बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग अब मार्क्स के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मार्क्स, एंगल्स, जिनी उनकी जो बेटी थी, सबका कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए। जैसे एंगल्स की जो किताब है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये जो किताब है इसको भले बाद में फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन आधार पुस्तक तो है ही, है ना। सेकंड सेक्स सिमोन de Beauvoir का, चाहे उस पर बहुत कुछ और लिखा गया और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये आधार टेक्स्ट है ही, पढ़ना ही चाहिए आपको। एक शुरुआती तौर पर इसको पढ़ना ही चाहिए ना। सावित्रीबाई फुले, उनकी कविताओं को पढ़ना ही चाहिए, रमाबाई की चीज़ों को पढ़ना चाहिए। हमारे जो अपने लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाए समाज को बदलने के लिए, चाहे वो जाति का ही आंदोलन क्यों ना हो जिसके लिए उन्होंने लिखा, वो भी ज़रूरी है हमारे प्रतिसत्तात्मक समाज को बदलने के लिए, क्योंकि वो भी जाति पर आधारित है हमारी प्रतिसत्ता। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ रहा है, वो अच्छा साहित्य नहीं लिख सकता हमारे देश में।